आज हम लोग वर्नर थ्योरी को पढ़ेंगे। वर्नर ने एक थ्योरी दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विषय में, जिसपे उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है, यानी जो हमारा मध्य का धातु है, वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में कल मैंने कुछ चर्चा की थी कि किसी भी एटम पे, जैसे मैंने क्यूप्रस हुआ, क्यूप्रिक हुआ, फेरस हुआ, फेरिक हुआ, तो इन पे जितना आवेश होता है वही प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। जैसे फेरस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, फेरिक पे 3 पॉजिटिव चार्ज, ये इनकी प्राथमिक संयोजकता है, यानी प्राइमरी वैलेंसी। यानी डायरेक्ट जितना चार्ज कोई भी एटम रख रहा है, जितना भी चार्ज है, वो प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। दूसरी चीज़ कि ये एनायन के द्वारा संतुष्ट होते हैं, यानी अगर कोई भी कंपाउंड अगर कोई बनाएगा, जैसे अगर आयरन ही बना रहा है, फेरस क्लोराइड, तो इसको क्लोराइड हमारा क्या है, एनायन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी तत्व है, जैसे आपका फेरस हुआ, फेरिक हुआ, तो कोई भी कंपाउंड अगर वो बनाएगा तो उसमें उसको आवश्यकता होगी एनायन की, यानी वो एनायन के द्वारा संतुष्ट होता है। और एक बात हुई थी और नॉन डायरेक्शनल की, मतलब इसमें जो बॉन्ड बनते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो निश्चित नहीं होता, मतलब कहीं से भी आप बॉन्ड बन सकता है, ये निश्चित नहीं है कि ये बॉन्ड यहीं पे बनेगा। तो ये हो गया नॉन डायरेक्शनल। अब जो हमको मेन पढ़ना है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो सबसे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडरी वैलेंसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, और ये निश्चित होता है, इसका जो शेप होता है, जो इसकी ज्यामिति होती है, आकृति होती है, वो निश्चित होती है। तीसरी बात, ये नॉन आयनाइजेबल होता है, मतलब अपने आयनों में विभक्त नहीं होता है। और डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल के लिए मैंने बताया था कल कि जो भी बॉन्ड बनेंगी उनका डायरेक्शन निश्चित होगा। मतलब अगर FeCN6 में CN एक ऊपर से है, दो एक दाएं एक बाएं, मतलब हर जगह उसका डायरेक्शन फिक्स होता है, ये नहीं कि आप कहीं से भी उसको जोड़ देंगे। और चौथा कि एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से संतुष्ट होता है। एनायन का मतलब आप समझते ही हैं, जैसे हमारा FeCN6 है तो CN हमारा एनायन है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब हमारा लिगेंड जो यहाँ पर है वो H2O भी हो सकता है, वो अमोनिया भी हो सकता है। होना ये चाहिए कि हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो भी हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। और किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए सबसे प्राथमिक जो आवश्यकता है वो ये होनी चाहिए कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होने चाहिए और उचित ऊर्जा के होने चाहिए। अगर उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। और मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जब उसके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी उसको वो ऋण, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और मिनिमम एटॉमिक रेडियाई होनी चाहिए। इतनी बात हो गई सेकेंडरी वैलेंसी की। तो अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला कैसे जाता है। जैसे मैंने कोई भी कंपाउंड लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CONH36Cl3, तो यहाँ पे आपको Cl से कोई मतलब नहीं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने लाइगेंड है केवल उन्हीं पे देखना है कि कितने लाइगेंड जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल आयन से। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि हमारा सेंट्रल मेटल आयन से कितने लिगेंड डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इस बाहर के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इसका है कि जो डायरेक्टली अटैच्ड है हमारे सेंट्रल मेटल एटम से। तो CO से यहाँ पे लगा हुआ है 6 अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। तो CO का वैलेंसी से कल मैंने निकालना बताया था कि आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 आएगी, 3 पॉजिटिव आएगी कोबाल्ट की। और चूंकि 6 अमोनिया डायरेक्टली लगा हुआ है तो ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। ऐसे यहाँ पे मैंने एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया हुआ है CONH34Cl2। तो आप सोचेंगे कि बस NH3 का 4 है तो 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। नहीं, किसी भी एटम का, किसी भी जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होती है। अगर कोबाल्ट का 6 है तो इसके साथ 6 ही लाइगेंड जुड़ेंगे, 5 और 7 नहीं हो सकता। और होता भी होगा तो किसी अलग कंडीशन में हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है, यानी इसके साथ 6 लाइगेंड ही जुड़ेंगे। तो NH3 के 4 मॉलिक्यूल्स और Cl के 2 मॉलिक्यूल्स, टोटल कितने लाइगेंड जुड़े हुए हैं, 6। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6।
यहाँ पर भी देखिए Cl की Cl 3 Cl यहाँ पे और 3 अमोनिया यहाँ पे, तो इसका मतलब 3 Cl और 3 अमोनिया यानी 6 लिगेंड यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी हो गई सेकेंडरी वैलेंसी 6 और 3 पॉजिटिव इसकी प्राथमिक वैलेंसी हमेशा होती है। अब बात करते हैं कि कैसे मतलब किसी भी सेंट्रल मेटल एटम में अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। तो आप उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ जैसे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो सिल्वर का और कॉपर का 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। 4 इन सब का निकल, क्यूप्रिक, पैलेडियम, प्लेटिनम, सिल्वर, कोबाल्ट, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी 6। ये चार्ट अगर आपको याद है तो आपको कोई भी डायग्राम बनाने में बहुत ही सरलता होगी। अब बात करते हैं कि लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं। आपको मुख्यतः पढ़ना है मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। तो उसके बारे में बात करती हूँ मैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, मतलब मैंने इसको N से दिखाया और इस पर N पॉजिटिव चार्ज है और ये लिगेंड है हमारा। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का ये एरो होता है ऐसे। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो लुईस एसिड होता है और जो देता है वो लुईस बेस होता है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दिया जाता है और लिया जाता है। तो बात होती, इसमें एक शब्द आता है, मैंने बताया जैसे कि लिगेंड के प्रकार होते हैं कि मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है 2 और पॉली मतलब बहुदंती। इसको आप लोग यूपी बोर्ड में एक दंती, द्विदंती और बहुदंती पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं मोनोडेंटेड। तो मोनो शब्द का मतलब तो सही है कि एक, और डेंटेड का मतलब क्या होता है? तो डेंटेड से एक शब्द बना हुआ है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है कि हमारा जो लाइगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, यही कहा जाता है डेंटिसिटी। अगर मोनोडेंटेड मतलब है, मोनो का मतलब है, डेंटेड का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, यानी मोनो माने एक, यानी एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है ये सेंट्रल मेटल के साथ हमारा लिगेंड। जैसे हमारा क्लोरीन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, फ्लोराइड आयन और हमारा नाइट्राइट, अमोनिया, H2O, तो ये सब हमारे जो है वो मोनोडेंटेड, यानी ये सब केवल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं हमारा मेन मेटल के साथ। ठीक है, यानी जो हमारा लिगेंड होगा वो सेंट्रल मेटल के साथ केवल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ज़्यादा नहीं। मोनोडेंटेड का मतलब ही होगा केवल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। अब बात करते हैं बाइडेंटेड की। बाई मतलब 2, डेंटेड माने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो बना रहा है। तो बाइडेंटेड में हमारा हो गया, जैसे मैंने लिया कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन में हमारा स्ट्रक्चर ये है। तो एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, तो कार्बन के साथ यहाँ पे बैलेंस हो गया, बचे 2। तो यही दोनों के पास माइनस चार्ज है और इन्हीं के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हमारे मेटल के साथ क्रिया करेंगी। तो इसका मतलब है, अभी तक मैंने बताया था कि अगर Cl क्लोराइड आयन है तो केवल एक बना रहा है, यहाँ पर 2 बन रहे हैं। तो एक ये ऑक्सीजन बना रहा है, एक ये ऑक्सीजन बना रहा है। इसका मतलब कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ? 2। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना हो गया? 2। इसी तरह आपका एक ऑक्सीलेटिव कंपाउंड है, इसको हम लोग पढ़ते हैं C2O4 -2 चार्ज। तो हमारा एक ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन के साथ बैलेंस हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा। एक ही सेंट्रल मेटल के साथ एक ही कंपाउंड 2 बना रहा है। अभी तक मैंने बताया था कि मोनोडेंटेड में केवल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, लेकिन बाइडेंटेड में 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। ऐसे आपका यहाँ पे ग्लाइसिनेटो है, यहाँ पर भी O और N बनाएंगे क्योंकि N के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि जितने कोऑर्डिनेशन, जरूरी नहीं केवल हमेशा एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, 2 भी बन सकते हैं, ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो पहले आप नॉर्मली 1 और 2 के बारे में पढ़िए और उसके बाद जब आप इतना आपका क्लियर होगा तो फिर आप आगे भी उसको ईजिली कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ बस।
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CuNH3 3 पॉजिटिव, CuNH3 से बना है बॉन्ड, तो NH3 का 6 डायरेक्ट अटैच्ड है CO के साथ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 6 होगा, यानी एक ही बॉन्ड दे रहा है। और CO2O4 थ्राइस पे 3 नेगेटिव, तो यहाँ पर जो हमारा C2O4 है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है कि हर एक C2O4 दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, एक C2O4 दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे आपने देखा हुआ था कि अमोनिया आपका NH3 में एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे जो एक C2O4 है वो एक के साथ दो बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 3 है तो एक C2O4 अगर 2 बना रहा है तो 3 C2O4 कितने बनाएंगे, टोटल 6 बनाएंगे। ये फॉर्मूला भी है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का कि नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लाइगेंड। तो नंबर ऑफ लाइगेंड्स आपको पता है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइगेंड्स कितने हैं, 3 C2O4 है, और डेंसिटी ऑफ लाइगेंड मतलब कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो एक C2O4 दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो 3 C2O4 कितने बनाएंगे, 6। एक C2O4 दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर ये C2O4 मैंने माना तो ये एक ही एटम पे एक C2O4 दो बॉन्ड बना रहा है, यानी 3 C2O4 है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो मोनोडेंटेट का मतलब ये है कि मोनोडेंटेट में केवल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा और बाइडेंटेट पे एक ही आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन दो बॉन्ड बनाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, उससे ज़्यादा भी बन सकता है। तो आप आज का टॉपिक इतना ही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही हम पढ़ा रहे हैं, तो इतना आप लोग क्लियर कीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पॉलीडेंटेट के बारे में भी कुछ बता दूँगी। थैंक यू।